नमस्ते। मैं डॉक्टर तरुणा इंदिरा आईवीएफ की उदयपुर ब्रांच में एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की जर्नी के बारे में। मतलब कि एक कपल को जब इनफर्टिलिटी की समस्या होती है तो किस किस तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ता है। पुराने समय की बात करें तो जब शादी होती थी, शादी होने के 1 साल के अंदर अगर किसी कपल को कंसीव ना हो पाए या बच्चा ना लग पाए, तो फैमिली की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता था कि क्यों बच्चा नहीं लग रहा है, क्या कारण है? लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज के टाइम में कपल खुद अपने आप शादी के बाद 2 से 3 साल का गैप कम से कम रखना प्रेफ़र करते हैं। कपल को समस्या कब होती है, कपल को कब रियलाइज़ होता है कि उनको इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो रही है, जब कोशिश करने के 6-7 महीने बाद भी उनको किसी तरीके की सफलता नहीं मिल पाए, उनको कंसीव नहीं हो पाए, तो कपल सोचता है कि हमें आगे कंसल्ट करना चाहिए, इनफर्टिलिटी की हमको दिक्कत आ रही है। सबसे पहले कपल्स क्या करते हैं कि अपनी फैमिली में इस समस्या के बारे में डिस्कस करते हैं। फैमिली में उनको सलाह दी जाती है कि आप आगे कैसे बढ़ें। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो फिर भी काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि इनफर्टिलिटी की अगर समस्या हो रही है तो हमें इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भी हमारे देश में कई कपल्स ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं गाँव की बात करूँ, तो आज की डेट में भी इतने कपल्स ऐसे हैं जो गलत जगहों पे फँस जाते हैं। कारण क्या होता है, फैमिली से सलाह दी, कुछ दिक्कत आ रही है तो किसी तांत्रिक को दिखाया, किसी नीम हकीम को दिखाया, किसी ने बोल दिया कि मंदिर में जाके यहाँ पे धूप लगाने से तुम्हारे बच्चा हो सकता है, किसी ने बोल दिया वो फलां-फलां पेड़ है उसके 20 चक्कर लगाने से तुम्हारे बच्चा होने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्पेशली गाँव के जो लोग होते हैं, वो इस तरीके की चीज़ों में फँस जाते हैं जिसके चक्कर में उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है। ये सब करने के बाद अगर कपल को कंसीव नहीं हो पाता है, तो फिर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? किसी लोकल दाई को दिखाना या किसी लोकल गाँव में नर्स को दिखाना, जो कि उन्हें फिर सलाह देती हैं कि डीएनसी करवा लो या नसों की मालिश करवा लो जिससे फ़ायदा होगा। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके की चीज़ों में कपल को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कुछ-कुछ केसेज़ ऐसे भी हमारे सामने आए हैं कि उनको इस तरीके के नुकसान हो गए इर्रिवर्सिबल कि जिनको ठीक करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एज़ ए इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हम बोलते हैं कि सही सलाह और सही जगह से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि जिस कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, निसंतानता की समस्या से वो जूझ रहा है, उसको क्या टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि एक कपल को नॉर्मली बच्चा होता कैसे है। हम अगर एक महिला के शरीर की बात करें, तो महिला के शरीर में एक बच्चेदानी होती है, जिससे जुड़ी हुई 2 ट्यूब्स होती हैं, जो कि तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ट्यूब्स के कॉर्नर के पास ओवरीज नॉर्मली प्लेस्ड होती हैं। जिन महिलाओं को माहवारी हर महीने आती है, नॉर्मली रेगुलर माहवारी आती है 28 से 30 दिन में, उन महिलाओं में माहवारी के बीच वाले दिनों में यानी कि 13वें, 14वें, 15वें दिन एग बन के फूटता है। जब ये एग रप्चर होता है, ट्यूब्स के कॉर्नर वाले एंड जिनको हम फिब्रिया कहते हैं, वो एग को कैप्चर कर लेते हैं। इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो बच्चेदानी के मुंह के पास सीमेन डिपॉजिट होता है। सीमेन में छोटे छोटे शुक्राणु होते हैं जो कि चलते हुए सर्विक्स बच्चेदानी की कैविटी क्रॉस करके ट्यूब्स में एंटर करते हैं और ट्यूब्स में जिन्होंने पहले से एग को कैप्चर कर लिया है, ट्यूब्स में एग और स्पर्म मिलते हैं और वहां पे भ्रूण बनता है। अब ये भ्रूण 3 से 4 दिन में बच्चेदानी की कैविटी में वापस आता है और वहां पे इम्प्लांट होके पूरे 9 महीने आगे ग्रोथ करता है। तो ये होती है एक नॉर्मल कंसीव करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में अगर हम समझें कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कि बच्चा नॉर्मली लगना चाहिए, तो एक महिला के अंडा टाइम से बनना भी चाहिए और टाइम से फूटना भी चाहिए। दोनों ट्यूब्स खुली होनी चाहिए और बच्चेदानी की परत जहाँ पे एम्ब्रियो को चिपकना है और पूरे 9 महीने आगे बढ़ना है, वो ठीक होनी चाहिए। बच्चेदानी में कोई गांठ नहीं, कोई पर्दा नहीं, किसी तरीके की सूजन नहीं होनी
चाहिए। तो महिला के पार्ट पे क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई कि एग नॉर्मल होना चाहिए, ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए एवं बच्चेदानी की परत नॉर्मल होनी चाहिए। अब यही अगर हम बात करें पुरुषों की, तो जैसे महिलाओं के अंडाशय होता है वैसे ही पुरुषों के शरीर में भी एक अंडाशय होता है जिसमें कंटिन्यूअसली स्पर्म बनते रहते हैं। अंडाशय से सारे स्पर्म कलेक्ट होके एक नली के थ्रू वीर्य के माध्यम से बाहर आते हैं। तो पुरुषों के शरीर में क्या जरूरी है कि स्पर्म की संख्या नॉर्मल होनी चाहिए और स्पर्म की चलने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी कपल को इनफर्टिलिटी के लिए जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सबसे पहले अंडे ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ट्यूबें खुली हैं कि नहीं है, बच्चेदानी की लाइनिंग ठीक है कि नहीं है, स्पर्म की संख्या और चलने की क्षमता, ये मिनिमम ऐसे टेस्ट हैं जो हमें कराने ही चाहिए जब भी हम एक कपल को इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझना जरूरी है, जैसे कि पुराने टाइम में कभी भी अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा होता था तो औरत को जिम्मेदार मान लिया जाता था। ऐसा नहीं है। जितनी जिम्मेदार बच्चा लगने के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए महिलाएं हैं उतने ही जिम्मेदार पुरुष हैं, क्योंकि बच्चा अंडा और शुक्राणु दोनों के मिलने से ही बनता है। तो दोनों में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कारण महिलाओं में होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कारण पुरुषों में होते हैं और कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें दोनों में ही कारण पाए जाते हैं। तो जब भी किसी कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, सबसे सही तरीका यही है कि महिला और पुरुष दोनों की जांच साथ में की जाए। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, अगर हम उससे सही जगह पे आने के बाद पेशेंट की आगे की जर्नी के बारे में बात करें तो पहला होता है स्टेप पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना कि उसके क्या कारण है जिसकी वजह से उसके बच्चा नहीं लग पा रहा, और फिर उसके आगे जो कारण मिलता है उस कारण को ट्रीट करना। अब जब हमने टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने के बाद हम कारण को समझ पाए तो हर पेशेंट का अलग अलग प्लान ऑफ मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट्स आईवीएफ सेंटर पे आ रहे हैं अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या को लेके, उनको आईवीएफ की ही जरूरत पड़े। तो जैसा कि मैंने बताया हर पेशेंट का उसकी समस्या के हिसाब से आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। जब किसी कपल को समस्या ये हो रही है कि उनका अंडा समय पे नहीं बन पा रहा तो उनका काम अंडे देने की दवाइयों से भी सिंपली हो सकता है। जिन कपल्स में ऐसी दिक्कत आ रही है कि अंडा भी ठीक से टाइम से पे नहीं बन पा रहा और शुक्राणुओं में भी थोड़ी दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत नहीं थोड़ी दिक्कत है, तो इस तरीके के पेशेंट्स को हम आईयूआई के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इस प्रक्रिया में हम नॉर्मली पेशेंट को अंडा बनने की दवाइयां देते हैं। सोनोग्राफी के माध्यम से हम ये देखते हैं कि अंडा ठीक से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। अगर अंडा ठीक से बन पा रहा है, अंडे की एक पर्टिकुलर साइज हम चेक करते हैं, वो अगर हमें मिलती है तो हम आगे अंडा फूटने का इंजेक्शन लगाते हैं और उस अंडा फूटने का इंजेक्शन लगाने के बाद, जिसको कि हम ट्रिगर कहते हैं, उसके 24 से लेके 36 घंटे के बाद हम आईयूआई की प्रक्रिया करते हैं। आईयूआई में हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है, सीमेन को प्रोसेस करके एक पतली नली के माध्यम से बच्चेदानी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया से अंडे और शुक्राणु के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आईयूआई की प्रक्रिया में हमने कृत्रिम रूप से सिर्फ सीमेन को बाहर लेके प्रोसेस करके और बच्चेदानी में डाला, बाकी सब काम जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए था वैसे ही होता है। तो आईयूआई एक बहुत ग्रॉस प्रक्रिया नहीं है। इससे अगला स्टेप, अगर किसी पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें ये पता चला कि इनको आईवीएफ की जरूरत होती है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि लोगों के मन में इस चीज को लेके बहुत भ्रम है कि मतलब शादी को अभी 2-3 साल ही हुए हैं या 5 साल ही हुए हैं, अभी से क्यों आईवीएफ कराएं। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट आईयूआई या अंडे बनने की दवाइयों के थ्रू संभव नहीं हो पाता। तो जिन कपल्स को
भले उनका शादी को 2 साल 3 साल हुए हैं, लेकिन तकलीफ ऐसी पाई गई है कि आईवीएफ से ही काम बन पाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि महिला के शरीर में अंडे कम हो गए हैं, या पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो सीमेन में बाहर नहीं आ पाते, या उनमें चलने की क्षमता नहीं है। मतलब इन्वेस्टिगेशन करके क्लियर पता चल गया है कि इनका काम आईवीएफ से ही बन पाएगा। तो बेहतर रहता है कि हम समय नष्ट ना करें। जब आईवीएफ करना ही अल्टीमेट उपाय है तो उसे टाइम से करें, ताकि समय रहते हम, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते हैं। तो बेहतर रहता है जिनमें पता चल गया कि इनका काम आईवीएफ के बिना नहीं बनेगा, तो इस भ्रम को दिमाग से निकालें कि मतलब अभी तो शादी को वक्त कम हुआ है, जरूरत है जिस ट्रीटमेंट की उस ट्रीटमेंट को कराना जरूरी रहता है। एक और जो चीज है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगी कि आईवीएफ की प्रक्रिया क्या होती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को बाहर टेस्ट ट्यूब में बना लेते हैं और आपको हैंड ओवर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आईवीएफ की प्रक्रिया में हम इंजेक्शंस की मदद से पीरियड के सेकेंड डे इंजेक्शन शुरू करते हैं और महिलाओं के अंडे बनाना शुरू करते हैं। जब अंडों की एक पर्टिकुलर साइज हो जाती है तो अंडों को सुई के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। जिस दिन अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उस दिन हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया जाता है। अंडे और शुक्राणु को मिला के भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है, पहले जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी तो लोग दूसरे तीसरे दिन तक के भ्रूण बना पाते थे, लेकिन जैसे जैसे आईवीएफ की प्रक्रिया में भी डेवलपमेंट आगे हुए तो आज की तारीख में हम भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ग्रो कर पाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर बनाने के बाद हम असेस करते हैं कि एम्ब्रियो को अभी ट्रांसफर करना है या उसको फ्रीजिंग की जरूरत है। ये एक पेशेंट के टेस्ट करने के बाद जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम फ्रीजिंग करके ट्रांसफर किया जाता है, जिसके 2 फायदे हैं। पहला, जिस साइकिल में एम्ब्रियो बनाया जाता है उस साइकिल में अगर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है तो भ्रूण को चिपकने में दिक्कत आती है। दूसरा, फ्रीजिंग करने का फायदा ये है कि सपोजिटली पेशेंट का आईवीएफ किया, पेशेंट ने कंसीव कर लिया और फ्यूचर में उसको सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है तो उसे पूरा आईवीएफ प्रक्रिया में वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो जो ये भ्रूण फ्रीज किए गए हैं उनको फ्यूचर में ट्रांसफर करवा सकता है। इसके अलावा आजकल आईवीएफ में बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। उनमें से एक टेक्निक है पीजीटीए, मतलब कि भ्रूणों की जेनेटिक जांच करना। जिन महिलाओं की उम्र ज़्यादा हो गई है, 35 से ज़्यादा उम्र होने पर महिलाओं के एग्स इतने क्वालिटी में अच्छे नहीं रहते हैं, तो उन महिलाओं में जेनेटिक समस्या की बच्चों में जेनेटिक समस्या आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो जो महिलाएं 35 की उम्र के बाद अपने खुद के अंडे से जा रही हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि भ्रूणों की जेनेटिक जांच करा के ट्रांसफर कराना ठीक रहता है। इसके अलावा अगर किसी कपल को पहले से कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज डायग्नोस्ड है जो बच्चे में आए तो बच्चे को आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस तरीके के कपल्स में भी पीजीटीए के माध्यम से जो भ्रूण जेनेटिकली नॉर्मल हो, जिन भ्रूणों में वो जेनेटिक समस्या नहीं हो, ऐसे भ्रूण सेलेक्ट करके डाले जा सकते हैं।